हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 10 मिनट सीरीज़ ऑफ घटना चक्र। मैं घटना चक्र की 10 मिनट सीरीज़ के साथ आपके साथ वापस हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, हम यहाँ पे देख रहे हैं फ़िलहाल राष्ट्रीय परिदृश्य, और वहाँ पे हमें कुछ पहले से ही कवर कर रखा है, वो आप दूसरे चैनल पर जाके, आप इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक जो है वो कहाँ तक का पढ़ा था। लास्ट टॉपिक दोस्तों हमने पढ़ा था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है, अभी सॉरी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण नहीं पढ़ा था हमने, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन तक पढ़ा था। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ मिशन मौसम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं मिशन मौसम। ये बेसिकली जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जितना हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं उसको और ज़्यादा एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग मिशन मौसम लेकर के आए हैं, जो कि 2 वर्षों के लिए इस मिशन में 2000 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पैसा तो लगा दिया गया है, लेकिन इसमें किया क्या जाएगा, इसके जो हैं वो 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 3 संस्थान जो हैं वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो 3 संस्थान है इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। सबसे पहला है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि कहाँ पे है, पुणे में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है मे बी, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ है, तो वो है पुणे में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, दूसरा हमारा है स्तंभ, वो क्या है, NCMRWF, जो कि है क्या, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और ये कहाँ पे है, नोएडा। तो ये 3 लोग जो हैं, ये 3 संस्थान हैं, वो मिल करके इस पे कार्य कर रही हैं। और मंत्रालय कौन सी है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन काम है वो ये है कि इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, मतलब हाई परफॉर्मेंस, और इसके ऊपर एक और चीज़ है कि यहाँ पे मौसम की उच्च परिशुद्धता यानी कि हाई प्रिसीजन के बारे में ये और क्लियर बता पाएगा। ठीक है, मतलब और क्लियर बता पाए किन किन चीज़ों की हेल्प से ये चीज़ हम करेंगे, तो ये हम करना चाह रहे हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसके बारे में। अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं, जैसे जो भी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी देखते हैं तूफान, साइक्लोन वगैरह, तो जो है उसको, उसके प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारियों को ये जो है वो मदद करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आया 2024 का, तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जारी करती है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में यानी कि 2024 तक पैरा पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20-30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्या लिखा है कि NCP के तहत वह वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। कितने शहर हो गए, तो 130। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले तो जारी कौन करता है, तो NCAP जारी करता है, और कितने शहर हैं, तो 130 शहर हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, उन 130 शहरों को तीन श्रेणी में जो है वो बांटा गया है। सबसे पहले जो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले, और 10 लाख से प्लस वाले। यानी कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, मिनिमम श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, एक 3 से कम वाले, एक कौन से हैं 3 से 10 के बीच वाले, और एक कौन से हैं हमारे 10 प्लस। ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो हुआ है श्रेणियों में जो विभाजित हुआ है। अब स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब है, तो वो है हमारा 7 सितंबर को। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट क्या है, तो श्रेणी 1। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे श्रेणी 1 में कौन आता है, श्रेणी 1 में है हमेशा 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले। ठीक है, तो श्रेणी 1 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट कौन आई है, तो गुजरात की सूरत फर्स्ट आई है, और उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो तीसरे स्थान पे आया। श्रेणी 1 मतलब 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले लोग। ठीक है, अब आते हैं श्रेणी 2 देखते हैं। तो श्रेणी 2 में अगर आप ध्यान से देखिए, तो श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश के 2 हैं, पहले पे आया है फिरोज़ाबाद, और तीसरे पे आया झांसी। श्रेणी 2 का मतलब 3 लाख से 10 लाख के बीच वाले। तो पहले पे कौन है, पहले पे है फिरोज़ाबाद,
ठीक है, दूसरे पे है, तीसरे पे है झांसी। ठीक है, श्रेणी 3 की बात करेंगे तो इसमें पहले पे कौन सा है, रायबरेली। तो यानी कि तीनों श्रेणियाँ, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्रेणी 1 में जो है वो तीसरे नंबर पे हमारा आगरा है। ठीक है, और श्रेणी 2 में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, श्रेणी 2 में आपके सामने फ़िरोज़ाबाद है और झांसी है। ठीक है, पहले और तीसरे स्थान के साथ। और श्रेणी 3 में जो पहली है वो है रायबरेली। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रेणी 1, ठीक है, ये क्या है, श्रेणी 1 में कौन कौन सी आई हुई, तो तीसरे पे आगरा हमने देखा, एक चौथे पे लखनऊ है। ठीक है, हमारा कैपिटल यूपी का। उसके बाद 5वें पे कानपुर, 13वें पे वाराणसी, 22वें पे गाज़ियाबाद। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जस्ट एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मैंने देखा था, मैं निशांत सर की क्लासेस भी देखती हूँ, उससे बनाती हूँ, जो कि यूपीएससी हिंदी में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो राइटिंग है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे होना चाहिए 13th रैंक। अनपरा का जो रैंक है वो क्या है, 13th है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा। तो इसके लिए मैं निशांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये चीज़ को करेक्ट कराया। ठीक है, अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन। अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन की ओर। ठीक है, को नेचर की मान्यता। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा था, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका नाम था SBM, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। जिसका मतलब एम क्या था कि हमारा जो है वो शौचालय जो है वो हर जगह बनाया जाए और काफ़ी हम लोग क्लीनलीनेस का जो है वो अग्रणी हो सके सफाई में। तो उसी में क्या हुआ है, उसी में ये हुआ है कि 2 सितंबर 2024 को, ठीक है, 2 सितंबर 2024 को 2 सितंबर 2024 को विश्व अग्रणी बहुवैज्ञानिक मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल, मतलब ये एक जर्नल निकलती है जिसका नाम है क्या, नेचर। तो उस नेचर के आर्टिकल में हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आया था। ठीक है, अभी और देख लेते हैं कि इसका थीम क्या था इस बार का, इस लेख का शीर्षक क्या था, सॉरी, टॉयलेट। उस जो नेचर लेख उसमें आर्टिकल बनाया गया था, उसका शीर्षक क्या था कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड इनफैक्ट मोर्टेलिटी इन इंडिया। जैसे हुआ क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों ने थोड़ी सी स्वच्छता की ओर ध्यान दिया है, उसी तरह से उसका जो असर है वो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट पे भी जो है वो दिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। ठीक है, अब उस अध्ययन में देखिए मिला क्या है, उस अध्ययन में हमें ये मिला है कि शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन लाभों की पड़ताल की गई थी। इसके अध्ययन में एक दशक यानी 2011 से लेकर 2020 की अवधि के बीच में 35 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी पूछ सकता है कि कितनों में किया गया था, तो 35 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 640 जिलों के आंकड़ों पर ये विश्लेषण किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था उसमें, यानी कि ये देखिए यहाँ पे इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुँच और बाल मृत्यु दर के विपरीत संबंध यानी इन्वर्स एसोसिएशन है। ठीक है, 10% बिंदुओं 10% पॉइंट की वृद्धि होने पर IMR ने औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और USMR में जो है 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में, ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्मों में से IMR 5.3 और U5MR, मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 5.3 है और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो 6.8 की कमी को इसको दर्ज किया गया। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्या, यही जस्ट इम्पोर्टेंट कि जो हमारा स्वच्छता ही सेवा है अभियान। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छता ही सेवा है अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर यानी कि 2 अक्टूबर आने से पहले ही क्या कर दिया गया था, इसको स्टार्ट कर दिया गया था, ताकि 2 अक्टूबर आते आते, ठीक है, 2 अक्टूबर आते आते हर जगह जो है वो सफाई हो जाए। अब उसके बाद से एक और चीज़ है क्या, इसके 4 स्तंभ है, ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। कौन कौन से, स्वभाव स्वच्छता,
और संस्कार स्वच्छता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 23वां विधि आयोग। ठीक है, तो 23वां विधि आयोग क्या करता है कि सबसे पहले तो ये विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन कैसी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा एक अधिसूचना के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए इसने बताया क्या है, तो इसके स्मरणीय तथ्य ये हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन था, तो उस पर इसकी 170वीं रिपोर्ट आई थी। 2 सितंबर 2024 को केंद्र विधि न्यायालय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन अधिसूचना को जारी किया गया। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो राष्ट्र किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है 3 वर्षों तक के लिए, यानी कि 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें उसका गठन किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई 23rd लॉ कमीशन कितने सालों के लिए गठन किया गया, तो यहाँ से आंसर होगा क्या, 30 वर्ष। और कब से कब तक, तो 1 सितंबर से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें शामिल कौन कौन होंगे, ये जस्ट एक ऊपर नज़र से देख लीजिए, उतना ज़रूरी नहीं है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित। ठीक है, सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे, और पार्ट टाइम मेंबर्स 5 अंशकालिक सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ से वो क्या कर सकता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टफ करना होगा तो यहाँ से वो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो लॉ कमीशन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में रहेगा। 22वें विधि आयोग में कार्यालय में 31 अगस्त समाप्त हुआ था, और अभी फ़िलहाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 22वें आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।